तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है साक्षी शर्मा और हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पहले थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं, जिससे हमें आधुनिक भारत का इतिहास समझने में थोड़ी समस्या कम हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 2500 से 1750 BC या ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसकी जो ये तिथि है ये कई सारे विद्वानों ने अलग अलग मानी है, लेकिन जो ये तिथि है ये कार्बन डेटिंग के थ्रू निकाली गई है, तो सबसे ज़्यादा मान्य इस तिथि को ही माना जाता है। इसके बाद में 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है, रावी नदी, जो किसकी सहायक है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। और यहीं पर पाकिस्तान में एक जगह है हड़प्पा। तो इसी हड़प्पा नामक स्थान पे 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता की खोज की गई। सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा में, जिस कारण से इसका प्रारंभिक नाम हड़प्पा रखा गया। लेकिन धीरे धीरे सिंधु नदी, जिसका उद्गम तिब्बत से होता है और ये जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में एंटर करती है और अरब सागर में मिल जाती है। तो जो सिंधु नदी है, इसकी अन्य सहायक नदियां हैं झेलम, रावी, चेनाब, व्यास, सतलज। तो इन नदियों घाटियों में भी इसके कई सारे स्थल मिलने लगे, जिस कारण से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया या इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। ये सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। इसके समकालीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इराक में, और इजिप्ट या मिस्र की सभ्यता मिस्र में थी, तो इन दोनों में भी नगरीय सभ्यता विकसित नहीं थी, यहाँ ग्रामीण सभ्यताएं थी। लेकिन वही सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीकृत सभ्यता थी। कैसे? अब नगरीय सभ्यता कैसे थी? तो जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र था या इकोनॉमी का प्रमुख केंद्र था, वो क्या था? व्यापार और व्यवसाय, जिस कारण से यह नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसके अलावा जो घर थे, वो सभी घर कैसे ईंटों से बने हुए थे? पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। साथ ही साथ में जल निकासी की भी एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी थी, जिसमें जो प्रत्येक घर में नालियाँ होती थी और नालियाँ सड़क की नालियों से मिलती थी, और ये सड़क की नालियाँ नगर की मुख्य नाली से मिलती थी, और ये मुख्य नाली नगर के बाहर चली जाती थी। और इस पानी को भी इकट्ठा किया जाता था, इसको भी बर्बाद नहीं किया जाता था, जिस कारण से देखा गया कि इनमें जल संरक्षण की प्रवृत्ति भी विकसित हो चुकी थी। साथ ही साथ में क्या था? जो सड़कें थी, सड़कें आड़ी टेढ़ी नहीं थी, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे एक सड़क ये और एक सड़क बिल्कुल समकोण पर काट रही है, ऐसे कई सारी सड़कें बनाई गई थी, इनके बीच में घर होते थे। ठीक है, तो इसे कहते हैं ग्रिड पद्धति। तो इसी लिख देती हूँ, ग्रिड पद्धति। ठीक है, तो ये ग्रिड पद्धति के आधार पर सड़कों का गठन किया गया था। ये समाज जो था, ये मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र, एक सेकंड यहाँ लिख देती हूँ। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। ये कैसे पता चला? प्रत्यय सत्तात्मक भी तो हो सकता था ना, लेकिन मात्र सत्तात्मक इसीलिए माना जाता है इस सभ्यता को, क्योंकि इस सभ्यता में बहुत बड़ी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, तो जिस कारण से इसे मात्र सत्तात्मक समाज माना जाता था। इसके साथ ही साथ में जो इनकी लिपि थी, वो भी भाव चित्रात्मक थी। मतलब जो अक्षर थे उनको
चित्रों के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। केवल हम जो विद्वान हैं उन्होंने अनुमान लगाया है, उसी के आधार पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इस सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था वो था भारत का जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, उसके बाद में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अब आगे हम चर्चा करेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल को दो पार्ट्स में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो पूरे वैदिक सभ्यता है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 600 BC या ईसा पूर्व, ठीक है। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व या BC। वहीं जब हम उत्तर वैदिक काल की चर्चा करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से 600 BC या ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले क्या किया गया था? ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। किसकी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी के जो 3 और वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसी क्रम में जो रचना हुई उत्तर वैदिक काल में बाकी के तीनों वेदों की। तो जो वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों ही कैसे थे? पितृसत्तात्मक थे। पितृसत्तात्मक समाज था, साथ में कैसी थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी? वो थी नगरीय सभ्यता। तो इसमें आगे बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उन्हें वेदों के पढ़ने का पूरा अधिकार था। साथ में वेदों की कई सारी ऋचाएं हैं, ऋग्वेद की कई सारी ऋचाएं हैं जिनकी रचना महिलाओं ने की है, जिसमें अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का नाम आता है। वहीं उत्तर वैदिक काल में हम बात करें तो इनसे स्त्रियों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। साथ ही साथ में अब वे सभा और समितियों में भी भाग नहीं ले सकती थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में उन्हें पूरा अधिकार था सभा और समितियों में भाग लेने का। इसके बाद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी ऋग्वैदिक काल में। कर्म पर कैसे? यदि व्यक्ति अपना कर्म बदल लेता था उसका वर्ण भी तुरंत बदल जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित हो गई? जन्म पर। अब जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म हुआ है उसके माता पिता जिस वर्ण के हैं, पुत्र भी वही वर्ण को धारण करेगा। साथ में वे अपने कर्म को भी अब नहीं बदल सकता था। तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता आई थी। साथ ही साथ में जो धार्मिक जीवन था उसमें भी ऋग्वैदिक काल काफ़ी उदारवादी था। साथ ही साथ में उसमें कोई भी रूढ़ियाँ नहीं थी। उत्तर वैदिक काल आते आते धार्मिक जीवन में कई सारी रूढ़ियाँ आना भी शुरू हो गई, जिसमें जो यज्ञ थे, यज्ञ में बहुत ज़्यादा धन खर्च होने लगा। साथ में कई सारे पशुओं की बलि दे दी जाती थी। इसके बाद में बात करते हैं तो जो इनकी प्रशासनिक सर्वोच्च इकाई थी वह थी जन। जन ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई थी। कैसे? कई सारे परिवार मिलके ग्राम बनाते थे, कई सारे ग्राम मिलके विश्व बनाते थे और कई सारे विश्व मिलके क्या कहते हैं, जन बनाते थे। और यही जो जन थे उत्तर वैदिक काल में आके जनपद में परिवर्तित हो गए। मतलब ये एक बड़ी इकाई बन गई। जो इस समय ऋग्वैदिक काल में जो राजा था, राजा निरंकुश नहीं होता था, सभा और समितियों का उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण था। वहीं उत्तर वैदिक काल में आते आते सभा और समितियों का राजा पर से नियंत्रण हट चुका था। अब राजा निरंकुश हो चुका था। निरंकुश होने के साथ साथ में राजा के पद की दैवीय उत्पत्ति मान ली गई थी। मतलब ऐसा मान लिया गया था कि जो राजा है वह राजा ही भगवान के द्वारा सीधे, देवताओं द्वारा ही सीधे अवतरित है।
देवताओं ने ही बना के भेजा है राजा को, इसलिए सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ में ऋग्वैदिक काल में जो भूमि के अधिग्रहण की कोई प्रवृत्ति नहीं थी लोगों में, लोग कबीलाई जीवन जीते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते लोगों ने भूमि का अधिग्रहण शुरू कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो ऋग्वैदिक काल में जो टैक्स है वो निश्चित नहीं था कि देना ही है, वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रजा देती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में आते आते जो टैक्स है वो सभी के लिए कंपलसरी हो गया और राजा का ये विशेषाधिकार हो गया कि उससे टैक्स सभी लोगों से प्राप्त हो। साथ ही साथ में क्या हुआ था कि ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी उसका प्रमुख आधार था पशुपालन, उसके बाद आता था कृषि। किंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जब आर्यों ने पूर्वी की तरफ प्रसार करना शुरू कर दिया, अब यहाँ क्या है उत्तर प्रदेश बिहार, और यहाँ पर एक और चीज़ मिलती है, गंगा यमुना का मैदान मिलता है जो कि अपने आप में बहुत ही अधिक उपजाऊ भूमि है। तो ऐसे में क्या हुआ कि उत्तर वैदिक आते आते कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो गई। साथ में लोहे की खोज हो चुकी थी, जिस कारण से अब हल जो है वो लोहे के बनना शुरू हो गए थे। लोहे के हलों से क्या होता था कि ये मिट्टी में बहुत गहराई तक चले जाते थे, जिससे कि उसकी पैदावार बढ़ने लगी। जबकि ऋग्वैदिक काल में हल लकड़ी के बनते थे, तो वो मिट्टी में बहुत गहराई तक नहीं जा पाते थे, जिस कारण से कृषि का विकास उस समय नहीं हो पाया। वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गई, उसके बाद में पशुपालन आया।